पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली यह एक ऐसा अध्याय है जहां बिहार के सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न रहती है। इसको पूछने के 3 पैटर्न हैं। पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल्स है 243 के 16 उपखंडों में, वह चीज किस व्यवस्था में, क्या अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, ये 2, 4, 5 बिंदु आपका आर्टिकल याद रखना होगा। दूसरा, इसका हिस्ट्री क्या है। तीसरा, जिस हिस्ट्री में विकास के क्रम में वर्तमान तक आना है। तीसरा जो इसका क्रम है, कमेटी और कमेटी की रिपोर्ट। पंचायत में एक ऐसी शासन लागू करना आजाद भारत के समय एक बहुत बड़ी चुनौती थी। गांधी जी का विचार था आदर्श राज्य के बनाने के लिए गांव में आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय जनता को जोड़ा जाए। जब भारत में सभी नागरिक अपने ही आधार से शासित होंगे, यही रामराज की सूत्रपात होगा। अब इस व्यवस्था की ओर देखिए। प्राचीन भारत में भी हमारी पंचायती राज था, जहां हम अपने गांव की सारी समस्याओं का निष्पादन करता था। एक जाति की भी पंचायत होती थी और उस जाति का भी एक प्रधान होता था, जो उस प्रधान के समक्ष जाकर समस्या निदान किया जाता था। यह निदान समूह के द्वारा होता था, जो व्यक्ति को पालन करना एक न्यायालय के आदेश के समान होता था, अन्यथा उसे सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता था। हालांकि गांधी जी ने भी अपने असहयोग आंदोलन में यह बात जिक्र किए हैं कि यदि समाज में तुम्हारी बात को नहीं कोई मानता है तो या तो प्रवचन कर जाओ या उससे बातचीत करना भी बंद कर देना चाहिए। हमारे समाज उसी का हिस्सा रहा। आजादी की लड़ाई में आप देखे होंगे कि नाई धोबी कांड हुआ था, चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध भी आंदोलन हुआ था। समाज के जो ऐसे लोग होते थे, आपको सेवा देने से इनकार कर देते थे। यह चीज हमारे समाज की खूबसूरती थी और भारत की भारतीयता हमारी गांव में बसती थी। अधिकांश आबादी गांव में बसती है, चुनौती गांव में थी, जहां भूख से पीड़ित बच्चे हैं, महिला हैं और वृद्ध हैं। संसाधन की व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की बिखरी अवस्था थी। इस सभी को समेटना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करने वाला आजाद भारत में सबसे पहले पंडित नेहरू की सरकार आया। पंडित नेहरू के सामने में यह चुनौती था कि संविधान सभा ने जिसे डीपीएसपी के भीतर रखा, वो अपने आप में चुनौती थी। इस चुनौती का समाधान का रास्ता क्या बनेगा, उस सरकार के सामने यह दिखने लगा था। पहले इसकी हिस्ट्री की ओर देखिए। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने, एक उदारवादी वायसराय थे, इन्होंने इस प्रणाली व्यवस्था पर बल दिया था। लेकिन शुरुआती अवस्था तो शुरुआत कहीं से होती है, लेकिन इसका कोई विकास तो समय होने का कोई आसार भी बहुत ही कम मात्रा में था। 1907 में शाही आयोग का गठन किया जाता है। गांव में आर्थिक व्यवस्था एक कमी, देश की गुलामी होना पंचायतों की व्यवस्था का आधार नहीं बन पाया। जब भारत का संविधान बनता है तो सबसे सवाल उठता है कि स्थानीय लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाएगा। उसमें आज हमारे भारतीय संवैधानिक संस्था के रूप में पंचायती राज है। गांधी जी की जो आर्थिक विचारधारा है वो पंचायती राज में शामिल कर दी गई। इस प्रकार से गांधी की जो आर्थिक विचार है, उसमें वह विकेंद्रीकरण की नीति है, जो राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था पर बल देती है। भारत की संविधान बनी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य की नीति निश्चित तत्व में भाग 4 में अनुच्छेद 40 में रखा गया, जिसे बीपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन भी पूछी है। क्यों गठन करने की बात कही गई? इसका मूल बात था स्थानीय स्वायत्त शासन मजबूत हो सके, उसको स्ट्रांग करना है। लोगों को पता है कि शासन कैसे चलती है,
उसकी मजबूती कैसे बनेगा। देश आजाद होने के बाद जब पहली सरकार नेहरू जी की गठित हुई 1952 में, तो नेहरू सरकार के समक्ष चुनौती थी कि इसे लागू कैसे करें। तो सरकार ने एक फैसला लेता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अपनाया जाए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बीपीएससी के क्वेश्चन नहीं है, जिसको आप ऐसे देख लीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को यह गठित की गई है। इसके भीतर 5 तत्व पर बल दिया गया। इसी 5 तत्व निम्नलिखित में था विकल्प कि कौन है और कौन नहीं है। इसमें सबसे पहले कृषि, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण संपर्क मार्ग का विकास, ग्रामीण आय में वृद्धि, जिसको वर्तमान सरकार भी कहती है किसानों की आय में हम वृद्धि करेंगे। अब यहां देखिए कृषि, इसमें सबसे अधिक किस पर बल दिया गया था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सबसे पहले कृषि पर बल दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा था कि लोगों को साक्षर बनाना है। साक्षर भारत यदि नहीं बनता है तो भारत की व्यवस्था का एक नया रूप का आधार नहीं बन पाएगा। उसके बाद था स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सबसे गंभीर समस्या था। अब जैसे हैजा जैसी रोग आता था तो बहुत सारे लोगों को समेट देता था, मौत के काल में समा जाता था। ग्रामीण संपर्क मार्ग, गांव में जब आप अपने पुराने 2 जनरेशन से यह संवाद करते होंगे तो देखते होंगे कि इतना रोड कैसे बनेगा। रोड गांव में कच्ची बनती थी, पक्की रोड कैसे बनेंगे, इतने कंकर पत्थर कैसे आएंगे, इतना ईंट कैसे आएंगे। तो पहले रोड खरंजाकरण, मिट्टी के बाद खरंजाकरण में आया, तब उस पर कंकर पत्थर लाया गया। धीरे धीरे आज बिहार जैसे राज्य के भीतर में भी हर गांव तक पक्की सड़क बन गई। ये हमारा भारत का विकास है कि गांव की विकास देखने से यह स्पष्ट होता है कि भारत कितना विकास कर रहा है। उसके बाद ग्रामीण आय, गांव में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि कैसे हो। इस वृद्धि में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि कार्य और नगदी फसल की खेती, खेती करना, ईख फेरना, गुड़ बनाना, ये सब गांधी जी की भी आर्थिक विचारधारा था। इस विचारधारा को आज भी सिकंजित की गई है। अब है कि इस संदर्भ में कि कैसे गठन होगा, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक मंत्रालय बना दी गई। इस मंत्रालय का पहला मंत्री एसके धर को बनाया गया। एसके धर को बनाया जाता है, लेकिन यह कार्यक्रम सरकार की असफल हो गई। असफल होने के बाद नेहरू जी की चिंता बढ़ी, तो बलवंत राय मेहता समिति गठन करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अब यहां देख लिया जाए, बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में किया गया और 1958 में एनडीसी ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्वीकार किया, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पूछी गई क्वेश्चन भी है, तो 1958 में स्वीकार कर दिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को ये नागौर राजस्थान से शुरू कर दी जाती है। अब यहां देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया। प्राथमिक स्तर पर ग्राम पंचायत, द्वितीय स्तर पर मंडल पंचायत यानी पंचायत की कार्यकारिणी और तृतीय स्तर पर जिला परिषद। एक बेहतरीन, आज तक ग्राम पंचायत पंचायती राज के संदर्भ में जितनी कमेटियां गठित हुई है उसमें सबसे बेहतरीन रिपोर्ट बलवंत राय मेहता समिति की है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब इसे लागू करने की बात हुई। पंडित नेहरू की सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित किया कि यह पंचायती राज राज्य सूची के विषय के अधीन आता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया किस सूची के भीतर में आता है, राज्य सूची के विषय के अधीन। इस पर अब राज्य विधानमंडल कानून पास करेगी। तो राजस्थान भारत का पहला राज्य है जो उसके विधानसभा से पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया। पारित करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरुआत किया। अब सवाल है कि नागौर को ही क्यों चुना गया। नागौर 9 एमपी क्षेत्र को टच करता है। कहीं न कहीं से कोई भी आदमी नागौर से यदि वहां आना जाना या सगे संबंधी या पारिवारिक व्यवस्थाओं से जुड़ना होता है, आना जाना होता है, तो पंचायती राज के प्रचार का मौका मिल जाएगा। इस प्रकार का यह एकमात्र क्षेत्र नागौर था। इसे नागौर से शुरुआत किया। हालांकि इसकी रिजल्ट जब सही रहा था तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य होता है जो संपूर्ण राज्य में एक साथ पंचायती राज शुरुआत किया।
पहला प्रयोग का स्थल नागौर राजस्थान बनता है, जबकि पहला भारत का राज्य जो पूरे राज्य में एक साथ लागू किया वह था बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर वह था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश भी 1959 में इसकी शुरुआत किया, पूर्ण रूपेण लागू करने वाला यही था आंध्र प्रदेश। अब इसके भीतर ऐसा आता है कि बलवंतराय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव देती है। त्रिस्तरीय प्रणाली में था पंचायत, पहला स्तर था इसमें ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत को था कि 7,000 की आबादी पर मैदानी भाग में इसे गठन किया जाएगा। और पहाड़ी पठारी क्षेत्र यदि है तो पहाड़ी पठारी क्षेत्र में आबादी विरल होने के कारण, पठारी क्षेत्र में विरल होने के कारण यह 5,000 की आबादी पर गठित होगा। तो 5,000 आबादी गठित होगा। अब इसको क्या करना है, इसको वार्ड में बांट देना। न्यूनतम 500 की आबादी पर एक वार्ड बनेगी, प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य का निर्वाचन होगा। अब एक एक सदस्य का निर्वाचन हो गया। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रीत से जनता यानी ग्राम पंचायत के सदस्य यानी जनता जो है वो वोट डालेगी। वयस्क मताधिकार के आधार पर एक एक सदस्य का निर्वाचन हो गया। और ये सभी सदस्य आपस में मिलकर के एक उप मुखिया का निर्वाचन करता है। ये उप मुखिया हो गए जो पंचायत का दूसरा प्रमुख व्यक्ति होते हैं, और ये दायित्व मुखिया के कार्यों में दायित्व को संभालेंगे। फिर एक प्रत्येक वार्ड से, जो ग्राम कचहरी में भी एक एक मेंबर होता है, लेकिन आप यहां देखिए उप मुखिया हो गया, एक हो जाता है मुखिया। मुखिया का निर्वाचन भी 18 वर्ष के वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है। उप मुखिया का निर्वाचन वार्ड सदस्य मिलकर करते हैं, बहुमत से करते हैं, लेकिन यहां पर मुखिया का वयस्क निर्वाचन आधार पर होगा। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं। इनके कार्यालय को क्या कहते हैं, पंचायत भवन। इस पर सूचना होता है मुखिया जी क्या क्या काम करने जा रहे हैं, योजना को पूरा क्लियर किए रहते हैं। आम सभा से जो भी बात प्रस्ताव पास होकर के आती है उसको भी सूचना देते हैं, गांव के लोगों को सूचना देते हैं। उसके बाद ये पूरी विकास कार्य इन्हीं के माध्यम से होता है। पंचायती राज प्रणाली में जो राज्य सरकार से बिहार सरकार जितने भी राशि देती है, इसका 70% पंचायती राज की राशि सीधे सीधे चले जाता है, 20% दूसरे स्तर को और 10% जिला परिषद को जाता है। इसके बाद अब आता है ग्राम कचहरी, जो न्याय व्यवस्था को देखता है। ये विकास को देखा, ये न्याय को देखा। ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है या प्रधान सरपंच होता है। अब यहां देखिए, ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से फिर इसी प्रकार से जैसे एक वार्ड सदस्य चुना गया था, एक पंच चुने जाते हैं, और ये सारे पंच मिल करके प्रत्येक इस पंचायत से पंच चुन करके बनता है उप सरपंच। अब जैसे उप मुखिया को वार्ड सदस्य चुन करके उप मुखिया बनाते हैं मोहम्मद से, उप सरपंच इसी प्रकार से प्रत्येक उस पंचायत से सही पंच मिल करके एक उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं। अर्थात उप सरपंच भी किसी न किसी वार्ड का पंच ही होता है। अब उप सरपंच के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। इस ग्राम कचहरी का प्रधान हो गया सरपंच। अब सरपंच का निर्वाचन जो होता है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इनका काम है न्याय करना, और जितने लघुवाद का मामला है ये कचहरी में मामले का निष्पादन होता है। इसमें वार्ड सब पंचायत के सदस्य भाग ले, पूरी पंचायत के सदस्य भाग लेने के साथ साथ
जो प्रतिनिधि है वो भी भाग ले सकते हैं, लेकिन इसकी इस ग्राम कचहरी का अध्यक्षता उस दिन कार्य करेंगे सरपंच। सरपंच अपना रिकॉर्ड स्थापित करता है, रिकॉर्ड बनाता है कितने मैंने लघुवाद मामले का निष्पादन किया, और अनुमंडलाधिकारी के पास में जाकर 6 महीने के अंदर पूरे रिपोर्टिंग भी करता है कि हमने इस मामले का निष्पादन किया। यह सरपंच का काम है। और सरपंच के कार्य में सलाह और सहायता देने के लिए एक होता है न्याय मित्र। न्याय मित्र का भी बहाली भी की जाती है, जिसमें कानून की जानकारी से होना चाहिए और संविधान की जानकारी होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति न्याय मित्र बन सकते हैं। अब प्रत्येक पंचायत से, यदि पंचायत बड़ा है तो 2, पंचायत छोटा है तो 1, पंचायत की ये कार्यकारिणी कहलाती है। और प्रत्येक पंचायत से, अब हम इसको हटाएंगे, प्रत्येक पंचायत से अब इस कार्यकारिणी का सदस्य का निर्वाचन होता है, जो दूसरे स्तर पर इसका निर्वाचन किया जाता है। दूसरा स्तर आता है मंडल पंचायत, या इसको दूसरी भाषा में कहिए पंचायत की कार्यकारिणी। अब पंचायत की कार्यकारिणी, पंचायत से, प्रत्येक ग्राम पंचायत से 1 या 2 सदस्य का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका निर्वाचन हुआ। और प्रखंड स्तर पर जितना उस प्रखंड के भीतर ग्राम पंचायत होगी, सारे ग्राम पंचायत से यह पंचायत की कार्यकारिणी चुन करके आ गए, और यह जब चुन करके आए, एक प्रमुख, अपने ही सदस्यों में से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का निर्वाचन करता है। ये दूसरा स्तर पर आ गया। ये ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य का संपादन करेंगे। ये दूसरा स्तर हो गया। तीसरा स्तर होता है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत जो होती है, ये 50,000 की आबादी पर एक जिला पार्षद का निर्वाचन किया जाता है। ये पार्षद हो, ये जिला, उस जिले में जितने भी जिला पार्षद चुन करके आए, या आपस में सभी पार्षद मिल करके एक अध्यक्ष, इनका अधिकार बहुत ज्यादा होता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। जिला परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, और दूसरा होता है एक निर्वाचित, तो ये हो गया जितने पार्षद हो गए ये सब के सब यह हो जाता है इसके सदस्य। दूसरा कहलाता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब है कि आपको उस पार्षद के लिए चुना नहीं गया है, लेकिन जिले की प्रबंधन में आपकी भागीदारी होना चाहिए। तो जो मुख्य प्रतिनिधि हैं उसमें, उस जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, ये सब के सब पदेन सदस्य में भाग लेते हैं। जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता सीधे सीधे जिला परिषद के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संभालते हैं। ये दायित्व इनके कंधों के आधार पर होता है। अब जैसे सांसद विकास कोष की पैसे जाना है या खर्च करनी है, या आपके विधानसभा या विधान परिषद सदस्य के विकास कोष की जाना है, तो इस परिषद के माध्यम से उसके क्षेत्र तक पहुंचता है। यह भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली व्यवस्था को आधार बनाता है। कहता है कि इस प्रकार से यदि यह एक सांगठनिक रूप को ले लेगा तो भारत के भीतर में यह पंचायती राज व्यवस्था एक उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ेगी। ये त्रिस्तरीय है। अब इसकी मुख्य बात कैसे आप लेते चलिए। इस ग्राम पंचायत का, पहला स्तर ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का जो निर्धारण करेगा, कौन करेगा? यह मैंने दे दिया है, जिला दंडाधिकारी का काम है। अब जिला दंडाधिकारी का काम है, उसका परिसीमन आप कर सकते हैं। किसी क्षेत्र को हटाकर किसी पंचायत में जोड़ सकते हैं, किसी को किसी आधार से निकालकर दूसरे क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, ताकि उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर उस पंचायत का रहे कि उसका एक चतुर्भुजाकार
आयताकार या वर्गाकार के रूप में वह पंचायत रहे, ताकि उसका विकास एक संरचनात्मक रूप से साथ हो सकता था, संभव हो सकता है। तो यहां पर जिला दंडाधिकारी तय करेंगे। जिला दंडाधिकारी किसी भी क्षेत्र का परिसीमन करने का अधिकार है, उसको निकालने का अधिकार है। यह दायित्व ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण जिला दंडाधिकारी के द्वारा होता है। प्रत्येक स्तर पर आरक्षण 50% है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। डीएम को अधिकार होता है कि आप पंचायत को भंग कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर में इसका नया निर्वाचन भी करा लेना होता है। अब देखिए कौन किसका त्याग, एक त्याग पत्र का भी क्वेश्चन एक मुद्दा बनता है। मुखिया उप मुखिया अपना त्याग पत्र देना चाहें तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे। अब है क्या, 1/5 जिला पंचायत पदाधिकारी को नोटिस करेंगे। नोटिस करने के बाद जिला पंचायत पदाधिकारी उस क्षेत्र में जाकर के 7 दिनों के भीतर में एक बैठक करेंगे। और आज यदि वो बैठक किए तो आज से 15 दिन के भीतर में आम सभा को बुलाया जाएगा कि मुखिया को पदमुक्त करना है। इस प्रकार से यह पदमुक्त होने का तरीका हो सकता है। वार्ड सदस्य, एक बात और है, मुखिया पर यदि आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, महावीर जिसको कहते हैं आम भाषा में, उनके ऊपर ला रहे हैं, तो प्रारंभिक 2 वर्ष में लाया नहीं जा सकता और अंतिम 6 वर्ष में लाया नहीं जा सकता। यदि आपने मुखिया पर लाया अविश्वास प्रस्ताव या उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव आया, तो आने के बाद यदि वो प्रस्ताव बच जाता है, पारित नहीं हो पाती है, तो 1 वर्ष तक उसी मुखिया उप मुखिया पर, मुखिया और उप मुखिया जिस पर लाए, 1 वर्ष तक पुनः दोबारा आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। यह लागू मुखिया और उप मुखिया दोनों पर लागू होगा। 1 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक 2 वर्ष और अंतिम 6 महीना में यह प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहें तो मुखिया को दे सकते हैं। यदि मुखिया स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहें और दे सकते हैं, लेकिन 7 दिनों तक किसी भी पंचायत के प्रतिनिधि का त्यागपत्र स्वीकार नहीं की जाती है। त्यागपत्र स्वीकार करने वाले अधिकारी 7 दिन के बाद स्वीकार करते हैं। यदि मुखिया मान लीजिए कि त्यागपत्र देना चाहते हैं तो 7 दिन के भीतर वो त्यागपत्र अपना वापस ले सकते हैं, उनका त्यागपत्र नहीं माना जाएगा। लेकिन 7 दिन तक वापस नहीं लिया, त्यागपत्र दे दिए हैं, तब वह 8वां दिन त्यागपत्र स्वीकार कर ली जाएगी। यह बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, कितने दिन के भीतर में पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया अपना त्यागपत्र उनकी स्वीकार कर ली जाती है, तो 7 दिन के बाद स्वीकार कर लिया जाता है। प्रमुख वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र मुखिया को दे देते हैं। यहां भी आपका 7 डेज का आधार रहेगा। प्रमुख और उप प्रमुख अनुमंडल दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। सदस्य यानी पंचायत के कार्यकारिणी सदस्य ये अपना त्यागपत्र प्रमुख को देते हैं। फिर 2 महीने की में एक बैठक का आयोजित होना यहां जरूरी है। यानी पंचायत की कार्यकारिणी का, पंचायत कार्यकारिणी का बैठक प्रत्येक 2 महीने पर एक बैठक होना अनिवार्य होगा। यदि मानिए कोई विशेष तथ्य आ गया, उससे बैठक बुलाना है, तो विशेष बैठक 1/3 सदस्य के लिखित आवेदन पर 15 दिन के अंदर बैठक होगी। विशेष बैठक 1/3 सदस्य के आग्रह पर 15 दिन के भीतर फिर उसकी बैठक हो सकती है। जिला परिषद 1/5 सदस्य के लिखित आवेदन के आधार पर 7 दिन के अंदर बैठक कर सकते हैं विशेष बैठक के रूप में। लेकिन 3 जिला परिषद का 3 माह में एक बैठक होना अनिवार्य होता है। सरपंच उप सरपंच अपना त्यागपत्र बीपीआरओ जो प्रखंड स्तर पर अधिकारी होते हैं इन्हें त्यागपत्र देगा। फिर यहां भी 7 दिन वाला सिस्टम लागू होगा। 7 दिन के अंदर त्यागपत्र स्वीकार कर लेता है, वापस ले लेता है, त्यागपत्र नहीं माना जाएगा। 7 दिन के बाद त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। इन पर यदि हटाने संबंधी बात आएगी, 1/5 सदस्य पंचायत के ग्राम कचहरी के सदस्य, 1/5 सदस्य बीपीआरओ को 7 दिन पूर्व जानकारी देगा। उसके बाद ये कार्रवाई किया जाएगा। पंच
यदि त्यागपत्र देना चाहते हैं सरपंच को देंगे। ग्राम सभा एक दल होता है, ग्राम रक्षा दल गांव में होता है। गांव में बाढ़ आती थी, सुखाड़ और अन्य दैवीय विभीषिकाएं भी आती रही, तो गांव के नौजवानों पर एक विशेष भार होती रही हमेशा। तो 18 से 30 वर्ष के जवान जो होते हैं ग्राम रक्षा दल में शामिल होते हैं। ग्राम रक्षा दल में फिर उसकी आम जनता जो स्थानीय लोग हैं उनकी सहायता और संरक्षण देने से जुड़ा होता है। इस प्रकार की आपदा के सामना करने के लिए बनाया जाता है। उसमें एक प्रधान होते हैं, उसके दलपति कहा जाता है। पंचायती राज का प्रत्येक स्तर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के बाद फिर इसका 6 महीने के अंदर में बैठक होना जरूरी है। एक बात है कि एक होता है जहां पर पूर्ण एक इंडिपेंडेंस व्यवस्था हमारे गांव के लोगों को मिले, एक आता है आम सभा। आम सभा में प्रत्येक सदस्य जो पंचायत के हैं वो भाग लेते हैं, पंचायत के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, सरकार के अधिकारी के रूप में एसडीएम, डीपीआरओ, ग्राम सेवक, ये सब के सब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। अब है कि आम सभा की 4 बैठक आयोजित करने की बात कही गई है। ये 4 बैठक जो बिहार में होती है 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को ये बैठक होता है। एक बैठक से दूसरा बैठक का बीच की दूरी में ध्यान रखा जाता है कि 3 महीने से अधिक नहीं हो, लेकिन यह बैठक इस तिथि को आयोजित होना जरूरी है। 26 जनवरी, 1 मई जो विश्व मजदूर दिवस कहते हैं, और 15 अगस्त आजादी के दिन और आजादी दिवस, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन। ये 4 बैठक उसकी होती है। जब आम सभा की बैठक होती है उसमें कोरम का निर्धारण किया गया है। कुल सदस्य का 1/20 सदस्य की कम से कम उपस्थित होना चाहिए। यदि 1/20 सदस्य कोरम में नहीं आ पाया है तो अब जब अगली बैठक आयोजित की जाएगी तो अगली बैठक में अब उसका कोरम जो है 1/40 कर दिया जाता है ताकि बैठक अपने समय पर आयोजित हो सके। इस समय आम सभा के भीतर में पंचायत की पूरे विकास, उसकी बजटीय व्यवस्था, आगे की योजनाएं क्या होगी, ये आम सभा के भीतर रखी जाती है। इसलिए आम सभा काफी क्या कहते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण, ये विकेंद्रीकरण का पूर्ण प्रतिपाद्य रूप है। ग्राम पंचायत किस व्यवस्था पर आधारित है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। यह भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, यह बीपीएससी ने भी पूछा है। सत्ता के विकेंद्रीकृत पद्धति पर आधारित है। एक आधार आप इसको ऐसे निर्वाचित करके रख लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आम सभा में कोरम कितना है? पंचायती राज व्यवस्था किस व्यवस्था पर आधारित है? पंचायती राज भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का दर्जा कब मिला उसको? 73rd अमेंडमेंट 1992 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे संवैधानिक मान्यता दिया। तब यह भारतीय संविधान के भाग 9 में 16 उप अनुच्छेदों में अनुच्छेद 243 में इसका व्यवस्था किया गया है। आगे इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी पंचायती राज के भीतर कौन गठित की गई है? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक मंत्रालय बनाया था। वो मंत्रालय क्या था? सामुदायिक विकास मंत्रालय। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के भीतर में कुल कितने विषय को रखा गया था, यानी बल दिया गया था, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था? 5 का नाम बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण संपर्क, अच्छा, इसमें सबसे अधिक बल किसका दिया गया था? इसका पहला मंत्री किसको बनाया गया था? जब यह सफल हो गया
तो पंचायती राज सबसे पहले कहां से शुरुआत की गई? राजस्थान। भारत का पहला राज्य कौन था जो पूर्णतः अपने राज्य पंचायती राज लागू किया? वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब लागू किया? 1959। ये लिखे होंगे कहीं। 1959 आंध्र प्रदेश पूर्णतः लागू किया। आम सभा की बिहार में 4 बैठक का संपादन किया गया, वो तिथि बताइए। 4 जनवरी, 15 आम सभा की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? आम सभा बैठक का मुखिया करेंगे। और यदि मुखिया पर महाभियोग लाया जाएगा उस दिन आम सभा की बैठक का अध्यक्षता कौन करेंगे? DPRO, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वो अध्यक्षता करेंगे। मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? प्रमुख, उप प्रमुख, अनुमंडल दंडाधिकारी, SDO और SDM में अंतर है। होता एक ही आदमी है। आपका भी सिलेक्शन होगा तो आप भी बनिएगा, प्रशासनिक सेवा में तो ही बनता है। SDO जो कि अनुमंडल पदाधिकारी कहलाते हैं। जब योजना का कार्य का संपादन करेंगे हम तो SDO करेंगे। जब वो जुडिशियली यानी मजिस्ट्रेट की भूमिका में काम करेंगे तब वो SDM कहलाएंगे। ये सब इंटरव्यू में पूछता है SDO SDM में क्या अंतर होता है। आगे चलिए। अब है प्रमुख, उप प्रमुख। अब पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक कितने दिन के अंतराल पर एक बैठक होना अनिवार्य है? 2 महीना। विशेष बैठक 1/3 सदस्य। ये विशेष बैठक में ध्यान रखिएगा अलग अलग हो जाता है। पंचायत की कार्यकारिणी में 1/3 सदस्य, फिर वो 15 दिन के अंदर बुलाया जाएगा। जिला परिषद में 1/5 सदस्य, जो 7 दिन के अंदर उसकी बैठक बुलाई जाएगी। या 15, यहाँ 7 है, ये ध्यान रखना है। 3 माह में इसकी एक बैठक होती है। पंचायत की कार्यकारिणी का 2 माह में एक बैठक होती है। और आम सभा की जो बैठक होगी उस बैठक में ये देखा जाता है कि वह 4, इसका ये फिक्स है, ये 4 डेट को होना चाहिए। लेकिन पंचायत के प्रतिनिधि की बैठक यदि होती है, यह ध्यान रखता है कि 3 महीने से अधिक की दूरियां नहीं रहे। एक बैठक और दूसरे बैठक के बीच की दूरी 3 महीने पार नहीं करना चाहिए। सरपंच के कार्यालय को क्या कहते हैं? और मुखिया के कार्यालय को क्या कहते हैं? इतनी बात तो आप इसकी याद रखिएगा, इसी बात में आ जाएगी। ठीक है। अब हम इसको दूसरा मॉडल में हम लेके चलेंगे।